हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार सचिवालय का सेट नंबर 7। इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा और ये हमारा वॉल्यूम 3 चल रहा है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 वॉल्यूम को नहीं देखा है तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वॉल्यूम के मास्टर वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से देख करके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि नीमो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नीमो बाजगो जो बांध बनाया गया वो किस नदी पर बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी पर बनाया गया। ठीक है, सिंधु नदी पर जम्मू कश्मीर में ये बनाया गया। और इससे पहले हमने 2 बांधों के बारे में बात किया, जैसे बगलिहार बांध हुआ, दलहुस्ती परियोजना हुआ, मतलब बगलिहार परियोजना या फिर दलहुस्ती परियोजना, ये दोनों चिनाब नदी पर बनाए गए। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कि ग्रेट बैरियर रीफ किसके तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके तट पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर ये बनी हुई है और इसे विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार के रूप में जाना जाता है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न, सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली के बीच जो हिमालय का भाग है उसे किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और ये बृहद हिमालय का सबसे छोटा भाग होता है, जबकि सबसे बड़ा भाग के रूप में हम लोग तीस्ता और जो काली है इसके बीच नेपाल हिमालय जो पड़ता है उसे हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा भाग के रूप में जाना जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब भी बात संघ की आती है तो वहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू को टिक करेंगे, यानी समिति वाले में जब भी संघ लगा करके पूछे तो जवाहरलाल नेहरू को टिक करिए। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। भीमराव अंबेडकर कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो इनके पास मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये या ध्यान रखिएगा। और झंडा समिति JV कृपलानी। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि निनाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के जल क्षेत्र पर स्थित है। निनाई जलप्रपात किस नदी के जल क्षेत्र पर स्थित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। गुजरात में ये चीज़ याद रखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 6 का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 6 का आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करिए। अगला प्रश्न है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कर्नाटक युद्ध से संबंधित सारे पॉइंट्स। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसको एंग्लो फ्रेंच युद्ध के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1756 से लेकर के 1763 तक ये चला था। इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी। इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समापन हुआ वो एलासापल की संधि थी, दूसरा पुडुचेरी की संधि या फिर पांडिचेरी कह सकते हैं, और तीसरा हमारा पेरिस की संधि था। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस की संधि के तहत। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो द्रव्यमान संख्या 36 और परमाणु क्रमांक 17, तो आपको पता है कि m जो होता है यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो अगर हमारे पास 36 ये दिया गया और 17 ये दिया गया तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, यानी 36 में से 17 को घटा दीजिए, 19 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, समान परमाणु वाले न्यूक्लियोइड को क्या कहते हैं। समान परमाणु वाले न्यूक्लियोइड को क्या कहा जाता है। तो समान परमाणु जिसमें होता है उसको आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, समस्थानिक। इसमें परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है लेकिन परमाणु की संख्या समान होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, यानी राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा। एकदम VVI प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित
मुक्त कोशिका की खोज की थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीवित मुक्त कोशिका की बात की जा रही है। वैसे सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन वो एक मृत कोशिका थी। यहाँ पे जीवित कोशिका की बात की जा रही है, तो ल्यूमेन हॉक यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ल्यूमेन हॉक। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? हम लगभग 3 से 4 वीडियो में आपको ये बताते हुए आ रहे हैं कि आपातकालीन संबंध जो है वो जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया गया। तो यहाँ पे सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, जर्मनी के वीमर संविधान, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि इतिहासकारों ने किसको शांति प्रियता और उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें सम्राट अशोक से तुलना की है? सम्राट अशोक से तुलना की है तो अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष बिल्कुल सही होगा। और अमोघ वर्ष की बात करें तो ये राष्ट्रकूट वंश के एक महानतम शासक के रूप में को जाना जाता है और जैन धर्म के ये अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म के ये अनुयायी थे, इसे याद रखिएगा। और इनकी एक रचना थी कविराजम करके, तो ये भी याद रखेंगे। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी को टिक करें। चंदन की लकड़ी ज़्यादातर नीलगिरी की पहाड़ियों में ही देखने को मिलता है। आर.एन. मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आर.एन. मल्होत्रा समिति पर मैंने अलग एक वीडियो बनाया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो सर्च कर लीजिएगा, समिति और उनके कार्यक्षेत्र, आपको वीडियो मिल जाएगी। 2 वीडियो है, एक तो आपको मतलब एक कह सकते हैं कि थ्योरी बेस्ड पे सारे पॉइंट्स बताए गए हैं और एक आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध हो जाता है बीमा क्षेत्र से। बीमा क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए। तो यहाँ पे देखिए बात नहीं की गई है, 4 राज्यों के बारे में नहीं की गई है, इसमें विभिन्न राज्यों के बारे में बात की जा रही है, तो वो हमारा 5वीं अनुसूची हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बात करता तो वहाँ पे हम लोग 6ठी अनुसूची में टिक करते हैं। और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, किस लिए? एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किस कारण से निर्भर होते हैं? तो भौतिक समर्थन के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए निर्भर करते हैं। और ये वैसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर वर्षा मतलब पूरे वर्ष होते रहती है, वहाँ पर इस टाइप के क्षेत्र में देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की थी? फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 1633 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया का मतलब नियमित सेना, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, बताइए सेनिया कहा गया किसे? तो यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिम्बिसार को। बिम्बिसार को सेनिया के रूप में जाना गया, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण से आता है? अधिकांशतः ज्वार भाटा आने का कारण होता है पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति को प्रस्तुत किया था? विलय नीति को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे हड़प नीति हो गया, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, व्यपगन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ को हम किससे देख सकते हैं? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1848 में, जिसका पहला शिकार महाराष्ट्र का सतारा हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और डलहौजी को मतलब कि भारत में रेल के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने रेल स्टार्ट किया था 16 अप्रैल 1853 को। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर संकट की घोषणा कब की? राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? सर्वप्रथम कब की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975। और अगर आपसे डेट पूछा जाए, मतलब कि जब राष्ट्रपति शासन लगा उसको मतलब कहा, सॉरी राष्ट्रपति शासन नहीं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो हमारा राष्ट्रीय आपात लगा था आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 352 के तहत लगता है,
तो वो किस तारीख को लगा था, तो ये ध्यान रखिएगा 25 जून, ठीक है, 25 जून 1975, ये डेट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना को क्या कहते हैं? यानी भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन ने घोषणा किया था 3 जून 1947 को कि भारत का विभाजन किया जाएगा। इसी को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है और ये माउंटबेटन योजना थी, यानी ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। बंगाल में इन्होंने मतलब कि द्वैत शासन कह सकते हैं ना, द्वैत शासन को स्टार्ट किया था और द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वार्न हेस्टिंग्स ने। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन सी, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो रहा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी किसने? वो शासक कौन थे? बक्सर के युद्ध के बाद जब पहला इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765, तो उसमें शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने, सी करेक्ट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। पहली संधि 12 अगस्त को हुआ, 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त 1765 को। तो पहला जो संधि हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था और दूसरा जो संधि हुआ था शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयुक्त अदरक, ठीक है, अदरक एक राइजोम है, जो क्या है? तो राइजोम क्या होता है? अभी जस्ट मैंने आपको पौधे संबंधित जो कुल थे या फिर जड़ पौधे, तना से संबंधित जो पौधे होते थे, उनके बारे में एक वीडियो बनाया था पार्टिकुलर। अगर आपने नहीं देखा है तो रिविजन्स वाली वीडियो को प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा था कि अदरक एक प्रकार का भूमिगत तना वाला पौधा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसे ठीक करेंगे? ऑप्शन डी को, ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिसको हम लोग नेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेरी के नाम से जाना जाता है। और ये आपका कहाँ पर है? जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नागपुर में पड़ता है, ठीक है, नागपुर में, यानी ऑप्शन ए होगा। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय में, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, वसुमित्र। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, तो वसुमित्र या फिर अश्वघोष, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, वो अनुच्छेद कौन सा? तो उस अनुच्छेद को हम यहाँ पे 223 के रूप में देख सकते हैं, ऑप्शन डी 223। नेक्स्ट वन कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। देखिए इस यहाँ पे हम कह सकते हैं, यानी ये जो संविधान का ब्लूप्रिंट किस समझते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। इसके तहत 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इस एक्ट के तहत वर्मा को 1937 में अलग किया गया था, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी नई दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, इसी एक्ट के अंतर्गत मतलब कि आरबीआई का भी गठन किया गया था। एक्चुअली वो आयोग था आपका यंग हिल्टन कमीशन, लेकिन एक एक्ट के रूप में अगर हम देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत वो आपका एक देख सकते हैं आरबीआई का गठन। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी, और साथ ही साथ पद्मावत की रचना भी मलिक मोहम्मद जैसी ने ही किया था, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मलिक मोहम्मद जैसी को मुगल साम्राज्य में एक प्रसिद्ध हिंदी विद्वान के रूप में जाना जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था, तो विजयनगर साम्राज्य मैंने आपको पढ़ाया था जब अभी रिवीजन क्लास में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में जो आय का स्रोत हुआ करता था वो लगान था, ठीक है, लगान से ही मतलब उनका आय स्रोत चलता था। और लगान होता कितना था?
भूमि का 1/6, ठीक है, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे भू राजस्व हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व। सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतारिया, सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा असम, ठीक है, असम करेक्ट आंसर है। प्रकाशित पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में ये पुस्तक काफ़ी फेमस थी, बस आज़ादी आप याद रखिए, आज़ादी। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय के द्वारा, अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी। इनकी पुस्तक मतलब एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखिएगा। काला आजार जो है वो किसके कारण होता है? काला आजार या फिर कालाजार? तो कालाजार को प्रभावित मतलब इससे प्रभावित जो अंग होता है वो अस्थि मज्जा होता है। कौन होता है? अस्थि मज्जा, ठीक है। और ये होता है किसके द्वारा? ऑप्शन बी, यहाँ पे एक परिजीवी है, उस परिजीवी का नाम क्या है? लिस्मैनिया डोनोवानी, लिस्मैनिया डोनोवानी के द्वारा होता है, तो बी को टिक करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि कालाजार होता किससे? तो मैंने भाई बताया परिजीवी से होने वाला एक रोग है, ठीक है, परिजीवी यानी कि प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पॉइंट दिए गए और बताना है कि कौन सा कथन सही है। अच्छी तरीके से पढ़िए और गेस करिए क्या सही होगा। संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही है कि VN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की कार्यवाही में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को, जो कि तीसरी बैठक थी। पहली 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी, जहाँ पर वरिष्ठ जो नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरी बार 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और तीसरी जब यहाँ पे हुई तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये डेट आपको याद रखना, 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हाइजेन के द्वारा दिया गया था, हाइजेन, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? सही आंसर ऑप्शन सी, गांधी जी ने ये बात कही थी कि गाँव की आत्मा भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। उपरोक्त में कौन सा मिलान गलत है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा मिलान गलत है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी, संचालन समिति के जो मतलब अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, ना कि वल्लभ भाई पटेल। तो बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न कि दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है जिससे वहाँ की कृषि बहुत प्रभावित होती है? भारत में जो ज़्यादातर वर्षा होती है, मतलब लगभग 75% जो भारत में वर्षा होती है वो इसी के द्वारा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और सबसे पहले ये केरल में मानसून आता है, तो ऑप्शन ए। मानसून एक अरबी शब्द है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। किस सुल्तान के काल में खलीफा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित होती? आज ही मैंने वीडियो बनाया था सल्तनत कालीन व्यवस्था। सल्तनत कालीन व्यवस्था में अगर आप देखोगे तो खालसा जो भूमि होता था, केंद्र के नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसको कहा जाता था खालसा भूमि। और इसका मतलब ज़्यादातर जो पैमाना चला था, मतलब कि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में वित्त विभाग की स्थापना हुई थी, जिसको किस नाम से जानते हैं? दीवाने मुस्तखराज, ठीक है, दीवाने मुस्तखराज के नाम से। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि हमने मॉर्निंग में अपलोड किया था, जाकर के देख लीजिएगा। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दृश्य विकिरण न्यूटन। किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं? किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां, ठीक है, स्वर्णिम युग के नाम से जानते हैं शाहजहां। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में स्थित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन डी, दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, जहां से तांबे की रथ की खोज की गई थी, और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना को स्टार्ट किया? तो ये है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही
ध्यान रखिएगा, मतलब कि हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य बना जहाँ पर एलपीजी युक्त धुआं मुक्त बन गया है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि राहुल नार्वेकर को किस विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? राहुल नार्वेकर को किस विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? वो है महाराष्ट्र विधानसभा। महाराष्ट्र विधानसभा डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि इनमें से किस राज्य की सिन्नी सेठी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? सिन्नी सेठी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस स्टेट से? तो कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। सिन्नी सेठी कर्नाटक। चलिए, निम्न में से किस संस्था की निर्देशक तनुजा निसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, यानी कि इस संस्थान की निर्देशक है तनुजा निसारी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की गणित की प्रोफेसर मैरिना विज़ावोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता? फील्ड्स मेडल 2022 जीता। गणित की प्रोफेसर है, किस देश से? मैरिना। इनका संबंध हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यूक्रेन की राजधानी और यूक्रेन की मुद्रा दोनों कमेंट करके बताना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के रोजाना एक न्यू फ्रेश सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।